हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी को। आदित्य, हिमांशी, लफी, रिया, अभय, पूनम, निर्मला, बस इतने नाम इनफ है। तो आज मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेरा नाम आरुषि, ये भी आपको पता होना चाहिए। SSC GD 2027 का ये वीर बैच जिसका डेमो 1 है, ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और मैं इसमें पढ़ाऊंगी आपको ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का हम पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे, भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन टू इंडिया। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है एक एक बात। चलिए तो आगे इसके बारे में देख लेते हैं यहां पर ध्यान से। सबसे पहले तो वीर बैच की आप टीम देखिए। हिंदी सर ने पढ़ाई दी है और आपने बड़े अच्छे से पढ़ ली है। इंग्लिश भी हो गई, साथ साथ चली थी पैरेलल क्लास। मैथ ये 9-15 पे चली थी, मैथ भी हो गई है, रीजनिंग भी हो गई है। ये क्लासेस आप ऑलरेडी ले चुके चारों की चारों। अब यहाँ पर मेरा टर्न है ज्योग्राफी, आरुषि मैम का। फिर उसके बाद 4 बजे साइंस की क्लास, यानी जो अब नेक्स्ट डेमो होगा वो साइंस का होगा। और उसमें जो सबसे पहले क्लास ले रहे हैं राहुल पारीवाल सर, केमिस्ट्री की क्लास लेंगे, ये ध्यान रखना। इसके बाद ये पॉलिटी स्टार्ट होगी, तो पॉलिटी अजीत सर कराएंगे। अजीत सर का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है पारुल मैम आपको पढ़ाएंगी। फिर स्टैटिक जीके, इसमें लिखा है स्टार्टिंग सून, सर जल्द ही स्टार्ट करेंगे इसको। आगे बात करें, आगे बात करते हैं SSC GD 2027। ये बैच का नाम क्या है? नाम पता होना चाहिए आप जिस बैच में, वीर बैच, वीर बैच है ये। और यहां पर इसके शानदार आप फीचर्स देख सकते हैं। लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स PDF, मॉक टेस्ट और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, टीचर्स। ये एक्चुअल में इसका प्राइस है 799, लेकिन अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे GD20, क्या GD20, तो ये आपको 639 में मिल जाएगा। लेकिन ये भी 3 दिन तक ही ये कूपन कोड वैलिड रहता है। यानी आज मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ये कूपन कोड नहीं लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो 3 दिन में जिसको जब 3 दिन ही ले सकता है, ये कूपन कोड का भी फायदा 3 दिन तक ही मिलेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये ध्यान रखेंगे। और आज से आपकी क्लास स्टार्ट है, पहली क्लास है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पहली क्लास है। अच्छा चलिए तो अब स्टार्ट कर लें आज का सेशन। उसके बाद कोर्स कैसे परचेज करें, यहां पर वीर बैच, रोजगार विद अंकित में जाइएगा, पेड क्लासेस में जाइएगा, बाय नाउ पे जाइएगा और अप्लाई कूपन कोड जरूर कीजिएगा क्योंकि 3 दिन तक वैलिड है अभी। और GD20 लगाकर पे ऑनलाइन करके 639 में आपको मिल जाएगा। डेमो क्लासेस 3 ही होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डेमो क्लास है। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपकी ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी, थर्सडे आपकी ऐप पर ये क्लास शिफ्ट हो जाएगी। चलिए, वीर बैच फ्री 10 गाइडेंस सेशन किसके? सर के द्वारा, सर के द्वारा सफलता के 10 सूत्र, ये सर आपके लिए 10 सेशन लाएंगे, आपको बीच बीच में मोटिवेट करेंगे और आपको अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। और अच्छे से सर की क्लास जरूर लीजिएगा, ये 10 सेशन सर के द्वारा होंगे। आगे बात करते हैं, आगे
अब ये है सिलेबस, सिलेबस का डिस्कस करते हैं। देखिए ये है सिलेबस। सबसे पहले तो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो भारत का सामान्य परिचय, उसके अंदर आपके सब टॉपिक रहने वाले हैं। सब टॉपिक मींस जैसे कि यहां पर देखें, भारत का आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, पड़ोसी देश, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। भू आकृतिक प्रदेश, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। अब हिमालय की 3 श्रेणियां सिलेबस में आपको यहां पर बता रही हूं, बिल्कुल ध्यान से। ट्रांस या पार हिमालय, बृहद या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है। शिवालिक या बाह्य हिमालय, ये आपको पढ़ना है। पूर्वांचल की पहाड़ियां, हिमालय के दर्रे, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो दर्रे, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आगे भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह और अन्य द्वीप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, देखो यहां पर अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र के बारे में, यानी कि हम भारत की सभी नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां पर नदियां, हिमालय की नदियां पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो नदियां है ना वो 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, यानी उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। अब उत्तर भारत की नदियों में हम कौन कौन सी नदियां कवर करते हैं? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तंत्र का मतलब सिंधु नदी पढ़ेंगे और उसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे। गंगा पढ़ेंगे तो गंगा नदी पढ़ेंगे और गंगा की सहायक नदियां पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब इस तरीके से पढ़ते चलेंगे, पढ़ते। प्रायद्वीपीय अफवाह, अब यहां पर देखेंगे दक्षिण भारत की नदियों को भी अगेन 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। फिर इसके बाद जब ये नदियों का टॉपिक बहुत अच्छे से निपट जाएगा, हम उसके बाद करेंगे जलप्रपात, झीलें, परियोजनाएं, भारत की प्रमुख घाटियां। फुल डिटेल्स में कवर करवाया जाएगा। बिल्कुल देखो यहां पर ऐसे बच्चे हैं जो शुरुआत से ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से लेकर और अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज, अगर ये मैं बताऊंगी ना कि भारत के दक्षिण में भी आपको बताना पड़ेगा कौन सा महासागर है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, चाहे वो आपको इजी लगे, लेकिन हम इजी चीज भी पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। आगे देखें, जनजातियां, कृषि, खनिज संसाधन, परिवहन, जनसंख्या, उद्योग, जलवायु, 12 टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, ज्वार भाटा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टाने, महासागर एवं महाद्वीपीय जलधाराएं, वायुमंडल, पवने, ज्वालामुखी और ये 7 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट जैसे सबसे बड़ा एशिया, फिर दूसरा अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ये सब अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से हम चीजें कवर करेंगे। तो यहां तक आपको पता चला कि हम कैसे चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अब सेशन स्टार्ट कर लिया जाए बहुत अच्छे से। देखो चीजें आपकी बाइलिंगुअल होंगी और पीडीएफ से भी होगा कभी कभी और वैसे भी होगा, लिख कर तो पढ़ाया ही जाएगा आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपनी ज्योग्राफी को। बहुत ध्यान से और बड़े अच्छे से पढ़ना है ज्योग्राफी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं इतना सा भी पूछूंगी, मुझे पता है मैं ये कि तुम्हें ज्योग्राफी आज पहली बार पढ़ रहे हो, बस मुझे इतना पता है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी कि ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो तुम सोचो और फिर मुझे बताओ। ज्योग्राफी को हिंदी बोलते हैं, अब इधर देखो ये जियो है, इस जियो का इतने से का मतलब होता है अर्थ, अर्थ। और ये क्या है, पढ़ो अपने आप कि ग्राफी, आगे ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइब,
डिस्क्राइब, इसको डिस्क्राइब को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णन करना, है ना? आप मुझे हिंदी इंग्लिश में तो बताओ, अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी। डिस्क्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णन करना, वर्णन करना। और ये ज्योग्राफी बच्चों कैसा शब्द है? ये एक ग्रीक शब्द है। ये बच्चों कैसा शब्द है? एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो आप सबसे पहले ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जो ज्योग्राफी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे ये बताओ बच्चों। ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? यूनानियों द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, द्वारा दिया गया है। पहली बात याद हो गई, किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। गिवन बाय द ग्रीक्स, गिवन बाय द ग्रीक्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। गिवन बाय द ग्रीक्स। गिवन बाय द ग्रीक्स। पृथ्वी का वर्णन करना, एक सिंपल से डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि बच्चों क्या कहलाता है पृथ्वी का वर्णन, तो आप बोलोगे मैम एक ज्योग्राफी की सिंपल सी जो डेफिनेशन वो ये बनेगी कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्क्राइब ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे, ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? ज्योग्राफी शब्द का, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, ये बताइए, बताओ। ज्योग्राफी शब्द, जो ज्योग्राफी शब्द है इसका पहली बार प्रयोग, पहली बार प्रयोग बताओ किसने किया? तो आप क्या बोलोगे? नाम क्या बोलोगे उस व्यक्ति का कि पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप बोलोगे इरिटोस्थनीज। नाम याद करो, इरिटोस्थनीज। और नोट्स बनाते हुए चलना, आपके बहुत शानदार से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। हु फर्स्ट यूज द वर्ड ज्योग्राफी? हु फर्स्ट used the word geography? तो आप क्या बोलोगे? मैम इरिटोस्थनीज। इंग्लिश में भी यही लिखते हैं, इरिटोस्थनीज। समझ में आया? फिर इसके बाद अगर मैं आपसे कहने लगी, देखो एक होते हैं कि भूगोल का जनक किसे बोलते हैं, तो कहीं कहीं लिखा होता है हिकेटियस, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो व्यवस्थित भूगोल का जो जनक है उसको उसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे इरिटोस्थनीज। फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ आएगा कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इरिटोस्थनीज को बोलते हैं। अब ये जो इरिटोस्थनीज है इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया, इन्हें ही व्यवस्थित भूगोल का जनक मानते हैं और इन्होंने ही ज्योग्राफी का शब्द दिया।
ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका, समझे? कौन सा शब्द दिया? ज्योग्राफिका। तो ये तीनों चीजें इसके बारे में आपको याद करनी ही करनी है। ज्योग्राफी शब्द पहली बार प्रयोग करने वाले भाई ये थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि व्यवस्थित भूगोल का जनक बताओ, व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक, तो आप क्या बोलोगे? इरेटोस्थनीज। मैंने एक बार लिख दिया ना इंग्लिश में, अब नहीं लिखूंगी दोबारा, ये याद कर लो। व्यवस्थित भूगोल का जनक, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। क्या बोलेंगे इसके इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। कौन सी? बहुत बढ़िया, याद हुआ। अब इन्होंने, मैंने आपको बोला, इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द दिया। इन्होंने कौन सा शब्द दिया? इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द दिया। इन्होंने कौन सा शब्द दिया? ज्योग्राफी का शब्द दिया। गेव द वर्ड ज्योग्राफिका। क्या दिया? गेव द वर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक ओके? यहां तक किसी चीज, सब कुछ दिक्कत तो नहीं है कोई? बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है? और बहुत ध्यान से चीजें आपको पढ़नी है। देखिए, हाँ जी, पहले आपकी कमेंट चेक कर ली जाए एक बार हिंदी में। मैडम, वेरी गुड, शाबाश। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने, देखो, आपको अभी यहाँ पर 2 स्लाइड बताई हैं। मैंने कहा जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइब। अर्थ को बोलते हैं हिंदी में पृथ्वी, डिस्क्राइब को बोलते हैं वर्णन करना। ज्योग्राफी बच्चों कैसा शब्द है? एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप क्या बोलोगे? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने? ग्रीक वर्ड है कि ज्योग्राफी एक क्या है बच्चों? ग्रीक वर्ड है। ज्योग्राफी का शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो ज्योग्राफी शब्द है वो किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। और यूनानियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनानियों को इंग्लिश में ग्रीक बोलते हैं। याद हुई ये बात? फिर इसके बाद एक सिंपल सी ज्योग्राफी की डेफिनेशन है एक लाइन में कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। अलग अलग भूगोल वेत्ताओं ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो लेकिन वो बहुत लंबी चौड़ी है, उनको लिखने में टाइम भी लगता है, वो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती, ये भी नहीं पूछी जाएगी। बस ये है कि एक लाइन में तुम्हें बताना है, तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इरिटोस्थनीज था। अब आपसे पूछें कि भूगोल का जनक है तो हिकेटियस, लेकिन वो कभी एग्जामिनर ने उसको टिक सही नहीं माना, तो उसको मैं इसलिए लिखवा भी नहीं रही हूँ। भूगोल का जनक हिकेटियस। हिकेटियस की बुक का नाम जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स में अर्थात क्या है? पृथ्वी का वर्णन। जस्ट पीरियड्स का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। अगर वो एग्जामिनर ये पूछ ले कि व्यवस्थित भूगोल का जनक या भूगोल के जनक, तो इरिटोस्थनीज ही आपको टिक करके आना है। फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, इन्होंने कौन सा शब्द दिया? इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द दिया, गेव द वर्ड ज्योग्राफी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहने लगे ये व्यवस्थित भूगोल के जनक थे, देखो ये ध्यान रखना, ये व्यवस्थित भूगोल के जनक है। और वैसे आपसे कोई कहने लगे भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, इन्हें व्यवस्थित लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा इनके आगे, तुम्हें ये कहना चाह रही हूं। तो अगर भूगोल का जनक हिकेटियस, अब मैंने हिकेटियस की कौन सी बुक बताई अभी आपको? हिकेटियस की कौन सी बताई बुक? जस्ट पीरियड्स। इनकी बुक मैंने क्या बताई? जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स हमेशा याद रखना। जस्ट पीरियड्स है। और हिकेटियस की स्पेलिंग पता है क्या है? बताओ। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट याद रखनी है। हिकेटस, HECATAEUS, ये भी ध्यान रखना है।
इनकी बुक भी तुम्हें पता चल गई। जस्ट पीरियड्स, जस्ट पीरियड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्थात पृथ्वी का वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन मतलब इसमें क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो इतनी चीजें आपको याद हुई। अब मैंने रिपीट भी कर दी है आपको बहुत अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक आते हैं, यहां पे मैं तुम्हें इरिटोस्थनीज है, इसके बारे में काफी जिक्र हो रहा है ना, हो रहा है ना अच्छे से कि हाँ मैम एक बार सही कह रहे हो आप, यहाँ पे जो है जिक्र तो बहुत हो रहा है। तो ये है इरिटोस्थनीज, देखिए आप, ये है इरिटोस्थनीज। मैं यहां पे बता देती हूँ, ये इन्होंने ही ज्यादा ज्योग्राफी के बारे में चीजें बताई हैं। अब आपको मैं बताने जा रही हूं कुछ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो अलेक्जेंडर, ये किसकी है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अच्छा ये कौन थे? अब आपके जहन में ये बात आएगी कि मैम ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन थे? तो ये ऐसे अलेक्जेंडर आसे आधुनिक भूगोल के जनक। कौन थे? आधुनिक भूगोल के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। अब इनकी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की एक बुक थी जिसका नाम है कॉस्मोस, कॉस्मोस। अब इनकी बुक का नाम भी आपको पता चल गया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की जो बुक है वो कॉस्मोस है। हिकेटियस की बुक का क्या नाम है? जस्ट पीरियड्स। अब कॉस्मोस में जो है वो ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। और इन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक शब्द भी दिया, जिसे एग्जामिनर पूछेगा ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया, तो आप तुरंत बता दोगे इरिटोस्थनीज ने दिया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भी एक शब्द दिया, इन्होंने दिया क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी जो शब्द दिया वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया, और इन्होंने जलवायु विज्ञान को भी समझाया, एक्सप्लेन क्लाइमेटोलॉजी एज वेल। तो ये इतनी बातें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भी दिखा दिए, इरिटोस्थनीज भी दिखा दिया। तो अब हम यहां पर जो बात करेंगे अगली, वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में करेंगे। समझ में आया? चले आगे। चलो क्या क्या बताया अब तो तुम्हें याद हो गया होगा। जरा सोचना क्या बताया मैंने इनके बारे में। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, ये क्या कहलाते हैं? आधुनिक भूगोल के जनक। क्या बोलते हैं इन्हें? जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे मैम इन्हें बोलते हैं आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक। फादर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। मॉडर्न ज्योग्राफी। इनकी बुक का नाम अभी मैंने आपको बताया ना, इनकी बुक का नाम क्या है? बोलो। कॉस्मोस। अब तो तुम्हें याद होना चाहिए। क्या है इनकी बुक का नाम? कॉस्मोस। और इन्होंने किसके बारे में बताया? ब्रह्मांड के बारे में बताया। इस बुक में किसके बारे में बताया गया है? तो आप क्या बोलोगे? ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड के। टोल्ड अबाउट द यूनिवर्स।
टोल्ड अबाउट द यूनिवर्स। आगे बात करते हैं बहुत अच्छे से। फिर मैंने कहा इन्होंने कौन सा शब्द दिया, एक शब्द भी तो दिया है, बताओ कौन सा शब्द दिया। जैसे ज्योग्राफी का शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने, वैसे इन्होंने दिया क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया। और किसको समझाया, जलवायु विज्ञान को भी समझाया। जलवायु विज्ञान को भी समझाया। एक्सप्लेन क्लाइमेटोलॉजी एज वेल। एज वेल एज, अच्छा अब मैंने आपको इनका फेस भी दिखा दिया। अब बात करते हैं एक व्यक्ति और है, मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम, मार्टिन बेहम, ये मार्टिन बेहम ये कहां के रहने वाले थे, देखो ये है मार्टिन बेहम, ये है मार्टिन बेहम। और इन्होंने क्या करा, ये मार्टिन बेहम है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ये कहां के थे, ये थे जर्मनी के। ये कहां के थे, तो आप क्या बोलोगे, जर्मनी के थे मैम। और इन्होंने दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाया, ये कह सकते हैं ये दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति थे। और इन्होंने जो ग्लोब बनाया था वो ये बनाया था, दुनिया में जो सबसे पहला ग्लोब ये था, ये। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेक ए ग्लोब। और इसका सन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने हमेशा देखा है, कई एग्जाम में देखा है, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो कि दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाला व्यक्ति कौन था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर का ये बड़ा फेवरेट कि किस सन में बनाया था उस व्यक्ति ने। दुनिया में जो सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति थे वो मार्टिन बेहम थे। और इन्होंने जो ग्लोब बनाया था वो कब बनाया था, 1492 ईस्वी में बनाया था। और ये जो मार्टिन बेहम थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। मार्टिन बेहम ने ग्लोब जो है वो किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर काफी अच्छे से पूछता है कि मार्टिन बेहम ने जो ग्लोब बनाया था वो किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया। तो जो मार्टिन बेहम ने ग्लोब बनाया वो निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया। तो अब आपने यहाँ पर तीनों के देखी, ये भाई इरेटोस्थनीज है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बहुत अच्छे से सुंदर से है, और फिर ये लंबे बालों वाले व्यक्ति मार्टिन बेहम, ये जर्मनी के रहने वाले, इन्होंने ये इस तरीके का ग्लोब बनाया था 1492 में, 1492 में। अब मैं आपसे फिर यहां पर क्वेश्चन करूंगी, अब देखती हूं आपको कितना याद है। मैंने आपसे कहा कि दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाला व्यक्ति बताओ कौन है, दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाला व्यक्ति, तो क्या नाम है उसका, नाम बोलना जरा, मार्टिन बेहम। सन क्या है, सन जरा पढ़ना, क्या लिखा हुआ है ये सन, खुद देखो ये सन क्या लिखा हुआ है, तभी आपको याद होगा जब आप खुद देखोगे। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ ग्लोब, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ ग्लोब। और सन क्या बताया मैंने, 1492। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना ही रखना है, सन भी जरूर याद रखना। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ ग्लोब। और मार्टिन बेहम ने ग्लोब, इन्होंने जो ग्लोब बनाया,
इन्होंने जो ग्लोब बनाया, ग्लोब, ये ग्लोब किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया? नाम बताओ उनका। अभी मैंने बोला था निकोलस कोपरनिकस। आप 5 बार बोलो, याद हो जाएगा अपना आप। निकोलस कोपरनिकस, बोलिए अपना आप 5 बार। निकोलस कोपरनिकस, नाम बोलो फिर दोबारा। निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया। प्रभावित होकर बनाया। निकोलस कोपरनिकस बोला, क्लास में याद हो रहा है ना? है द मार्टिन बेहम ग्लोब वाज क्रिएटेड under the influence of निकोलस कोपरनिकस। यहां तक आपको याद हुआ? निकोलस कोपरनिकस थ्योरी। बड़ी टेढ़ी टेढ़ी लाइन लिखी गई, कोई बात नहीं, समझ आया? ग्लोब वाज क्रिएटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ निकोलस कोपरनिकस थ्योरी। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट समझ आया कौन थे? ऐसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, ऐसे आधुनिक भूगोल के जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। इनकी बुक का नाम क्या है, जरा पढ़ना। बुक का नाम कॉस्मोस। और कॉस्मोस के बारे में किसका जिक्र है? ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया और जलवायु विज्ञान को भी समझाया। आगे आते हैं, मार्टिन बेहम नाम के व्यक्ति जर्मनी के रहने वाले थे। दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति 1492 में इन्होंने बनाया। और ये ग्लोब जो है इन्होंने निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया। अब एक व्यक्ति और है जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इनका नाम बता दो क्या है, और ये आपको क्या दिख रहा है? तो आप क्या बोलोगे? मैम ये है, नाम बताना क्या है ये? एनेक्सीमेंडर। इनका नाम है एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर नाम के व्यक्ति हैं ये। और इन्होंने क्या करा, जो वर्ल्ड मैप आज आप देखते हो ना, वर्ल्ड मैप देखते हो, वो कितने अलग टाइप का है। सबसे पहले जो मानचित्र बना था, सबसे पहला मानचित्र ऐसा बना था। सबसे पहला मानचित्र ऐसे बनाया था इन्होंने। भूमध्य सागर को इन्होंने बीच में दिखाया था। ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर को ये बीच में दिखाया था इन्होंने, भूमध्य सागर, ये ध्यान रखना। और ये गोल ऐसे, समझे? तो ये जो एनेक्सीमेंडर है, इनसे एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि भाई सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, कि द फर्स्ट मैप वाज मेड, किसके द्वारा बनाया गया? तो क्या बोलोगे? जो सबसे पहला मानचित्र है, जो सबसे पहला मैप है, वो किसने बनाया था? एनेक्सीमेंडर नाम के व्यक्ति ने बनाया था। किसने बनाया था? तो आप क्या बोलोगे? एनेक्सीमेंडर नाम के व्यक्ति ने। सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छे से प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आज की क्लास में। हर चीज जो भी आपको मतलब मैप दिखाना है, किसी व्यक्ति को दिखाना है, और डायग्राम अपने हाथों से बना के मैं सब कुछ अपने आप कवर करवाऊंगी। डायग्राम मुझे बहुत सुंदर ड्राइंग आती है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। मैं इतने सुंदर से आपको मैप भी, गूगल मैप भी दिखाएंगे, अपने हाथों से भी मैं डायग्राम बनाऊंगी, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, पेन कॉपी खरीद लो और जल्दी से लिखते चलो मेरे साथ साथ और समझते चलो। इतना ही काम करना है बस आपको। यहां तक ओके? एक बार यस मैम बोल दो। कितना टाइम हो गया? 35 मिनट्स हो गए। तो अभी 35 मिनट्स तक तुम्हें कैसी लगी है क्लास? अच्छी लगी? कोई दिक्कत? बोर तो नहीं हुए? परेशान तो नहीं हुए? ऐसा नहीं है कि हर क्लास में बड़े मजे आएंगे, एक आध टॉपिक बोर वाला भी आ जाता है। हाँ, ये हो जाती है ना कभी कभी मैम। चलिए, तो यहां तक ओके?
बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बात करते हैं। अब आगे की बात, तो अलेक्जेंडर नाम देखे आपने, सबकी फेस देखना। मार्टिन बेहम देखे, ग्लोब इन्होंने ऐसा बनाया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट देखे, इरेटोस्थेनीज देखे। अभी तो इन्हीं व्यक्तियों की कहानी चल रही है, तो भाई इन्हीं के बारे में मैं बता रही हूँ तुम्हें सब कुछ। अब मैं आपको बताऊंगी अनेक्जिमेंडर के बारे में। चलो, मैंने क्या बताया, अब मैं लिख रही हूं इनका नाम। अब आप मुझे बताओ मैंने इनके बारे में क्या समझाया आपको। एनेक्जिमेंडर, ये भैया एनेक्जिमेंडर है। एनेक्जिमेंडर सर्वप्रथम मानचित्र बनाया। क्या बनाया इन्होंने? सर्वप्रथम मानचित्र। मानचित्र बनाया। क्वेश्चन आपको यहां पर समझो मैंने क्या बोला। क्या मानचित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश भी बताओ। मानचित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे वो मैप बता दे तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना। द फर्स्ट मैप was made. ओके, राइट। तो ये ध्यान रखना है अच्छे से। द फर्स्ट मैप was made। चलिए, अच्छा आगे बात करते हैं अब। हाँ जी, देखो सबसे पहले तो मैप बनाना सीखना है। मैप बनाना सीखोगे ना, बोलो यस मैम, है ना, आप सिखाओगे तो हम जरूर सीख लेंगे। मैंने कहा चलो ये भी एक तुम्हारा टेस्ट ही लेती हूं मैं। देखो पहले तुम इधर आओ, कैसे मैप बनता है इधर देखो, फोकस करो बिल्कुल ध्यान से। देखो अभी मैंने बस हल्का सा मैप बनाया है। अब आपको बिल्कुल बेशक बहुत अच्छे से पता चल गया ये इंडिया है। इंडिया है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैंने आपसे बोला, मैंने कहा इंडिया में कितने स्टेट है, बेसिक क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए। कितनी यूटीज हैं, यूटीज को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो आप मुझे दोनों बताओगे मैम 28 और 8। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैं क्वेश्चन आपसे करती हूं। मैंने कहा हिमालय ये भारत है, भारत के दक्षिण में साउथ में कौन सा ओशन है? तो आप बोलोगे मैम इंडियन ओशियन है। कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन। वेरी गुड। इंडियन ओशियन यानी हिंदी में हिंद महासागर। अब हिंद महासागर जो है बहुत विशाल है, तो हिंद महासागर की शाखा, इसी की शाखा को, हिंद महासागर की शाखा को भारत के वेस्ट में बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। वेस्ट में नहीं, बंगाल, भारत के पूर्व में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हिंद महासागर की ही शाखा है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की हिंद महासागर की शाखा। और हिंद महासागर की एक शाखा जो भारत के पश्चिम में है उसे क्या बोलते हैं? अरब सागर। तो ये हिंद महासागर के ही भाग हैं। अरेबियन सी, अरेबियन सी। वेरी गुड, ठीक है। अब भारत है, ये तो तुम्हें पता चल गया। हाँ जी मैम, ये इंडिया का मैप है। भारत के पूर्व में क्या है ये बताओ? बंगाल की खाड़ी है या अरब सागर है ये बताओ? तो भारत के पूर्व में बताइए क्या है? तो आप क्या बोलोगे? ये भारत के पूर्व, पूर्व मतलब ईस्ट। ईस्ट में क्या पड़ता है? ये क्या लिखा हुआ है? बंगाल की खाड़ी। ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। क्वेश्चन एग्जामिनर यही पूछेगा, ध्यान से सुनो। भारत है, भारत के पश्चिम में बताओ कौन सा सागर है। भारत के अपने आप बताओ, देखकर लिखा हुआ है। हाँ, और भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? इतनी बात याद हुई? किसी को कोई प्रॉब्लम?
ठीक है मैम, याद हो गई। अब भारत के द्वीप जो कि आपको याद करने हैं, कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो मैम अरब सागर और लक्षद्वीप है। कहां पड़ते हैं वो अरब सागर और लक्षद्वीप? तो अरब सागर में पड़ता है आपका, ये क्या है? लक्षद्वीप। समझ में आई बात? तो लक्षद्वीप आपका पूछा जाएगा किस सागर में स्थित है, क्या जवाब देंगे आप? और नीचे पड़ता है मालदीव। मालदीव, मालदीव की कैपिटल माले। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप पड़ता है भारत का? बोलो, अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह 552 आइलैंड हैं। लक्षद्वीप में कुल आइलैंड 36 हैं। जब हम द्वीपों का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से और भी चीजें कवर करेंगे। तो ये आपको समझ में आई कि भारत के पश्चिम में कौन, यहां पर। अच्छा, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है कि भारत के यहां पर ये कौन सा पर्वत है, ये पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो आप यहां पर क्या बोलोगे? हिमालय। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत? हिमालय। हिमालय यहां पर, ये ध्यान रखना। हिमालय के दक्षिण में ऐसे भी सीक्वेंस लगा सकते हैं कि जैसे उत्तर में क्या पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है बच्चों इंडिया के हिमालय, और हिमालय के नीचे बच्चों आपको क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम हिमालय के नीचे तो हमें उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलता है। फिर मैंने कहा यहां इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलता है? उत्तर भारत के विशाल मैदान के नीचे आप बोलोगे मैम प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है। क्या मिलता है? प्रायद्वीपीय पठार। मैंने कहा एक बहुत महान मरुस्थल भी देखने को मिलता है, तो वो भी इधर की तरफ मिलता है जिसका नाम है थार मरुस्थल। तो अभी इन्हें सबको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से कवर करेंगे। मतलब सबसे नॉर्थ में हिमालय, हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु 3 नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से बना है। और उसके नीचे प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है और ये आपको ऊंचा नीचा है, यानी उबड़ खाबड़ है। ये प्रायद्वीपीय पठार में आपको खनिज ज्यादा मिलते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान समतल भूमि होने के कारण यहाँ कृषि बहुत अच्छे से हो पाती है। यहाँ लोग बहुत अच्छे से रह पाते हैं और मानवीय बस्तियां बहुत ज्यादा हैं। हिमालय, हिमालय तुम्हें पता है बहुत ज्यादा ठंड है, तो इतना इतना कहाँ रहते हैं? उत्तर भारत के विशाल मैदान में, तो मैदानों में तो लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से आगे भी चीजें चलेंगी। यहां तक समझ में आया? हाँ, तो मैंने यहां तक क्या समझाया? मैंने इसकी इंग्लिश लिख दी। आपको इंग्लिश की भी बिल्कुल कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी और इंग्लिश में भी मैं समझाऊंगी। टोटल काम इंग्लिश में ही होगा। बाइलिंगुअल चलेगी, इंग्लिश नहीं, बाइलिंगुअल। अंडमान निकोबार आइलैंड। और अभी ना ये सब जो है ये तो सब एक अलग अलग टॉपिक हैं। जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इनको हम तब कवर करेंगे। ये तो अभी मैंने ऐसी बता दिए, ये तो अभी ऐसी बता दिए। लक्षद्वीप कि इसके दक्षिण में ये है, इसके उत्तर में ये है, ये सब। तो भारत के पश्चिम में कौन? देखो एक बार, ये भारत है। भारत के उत्तर में हिमालय। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर? बोलो मेरे साथ, ये रिवीजन करो, अरब सागर। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप पड़ता है? तो आप क्या बोलोगे? बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है ना? जरा देख के बताना, जल्दी बताओ। बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप पड़ता है ना? फटाफट बोलो। तो आप बोलोगे अरे नहीं मैम, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो अरब सागर, यहां पर आप देख सकते हैं अरब सागर, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप
ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे एग्जामिनर पूछेगा, मैं तो आपको गलत ही बताऊंगी भाई, ये ध्यान रखो कि नहीं मैम बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार पड़ता है, अब ये ऐसे कैसे बता रही हो ऐसे, और अरब सागर में आपका कौन सा द्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप। तो ऐसे याद रखना है। मैं तो कुछ भी बताऊं तुम्हें, तो जब मैंने जो सिखाया है वही इस पे बिल्कुल तटस्थ अड़े रहना है कि हाँ मैम ने तो यही समझाया था, यही होगा, हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर आपको एक मैप दिखाते हैं। यहाँ पे एक मैप दिखाते हैं। अब इस मैप से आप क्या सबक लोगे, सबक भी लेना है अभी कि मैम ये मैप आपने क्यों दिखाया, मैं बताओ क्यों दिखा रही होंगी मैं। तुम्हारा आज घर का होमवर्क है, तुम्हारा आज घर का होमवर्क है कि तुम्हें जो है क्या करना है, कैपिटल याद करनी है, यूनियन टेरिटरीज याद करनी है, इस वजह से ये मैप दिखा रही हूं, और सबकी शेप याद करनी है। कैसे मैम, कैसे शेप याद करेंगे, मैंने कहा जरा मध्य प्रदेश ढूंढो कहाँ है। ठीक है, आप कहोगे हाँ मैम ये रही मध्य प्रदेश की शेप, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मध्य प्रदेश की शेप कुछ इस तरीके से है। अब एग्जामिनर इससे मैप से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा कि एमपी से सीमा लगाने वाले राज्य कौन से हैं, ये बता दो मैम जी। मैंने कहा एमपी से सीमा लगाने वाले राज्य कौन से हैं, देखो यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कितने लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं ना। तो एमपी के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य हैं 5 हैं। कौन से, बोलो बताओ मुझे। यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ लिखा है, ध्यान रखना। और ऐसे भी कि एमपी के साथ सीमा लगाने वाले राज्य 5, कितने, 5। ऐसे समझ में आया। भारत के पश्चिम में तो मैं तुम बता दिया क्या है, भारत के पश्चिम में अरेबियन सी है, भारत के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, भारत के साउथ में इंडियन ओशियन है, और अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप पड़ता है, और बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। अब जैसे ये कौन सा स्टेट है, जरा बताना, स्पीड में बताओ कौन सा स्टेट है ये। तो आप बोलोगे मैम ये अंडमान निकोबार है, इसका वो अंडमान निकोबार है, मैंने बताओ। नहीं नहीं मैम आप कैसे बोल रही हो, ये तो आंध्र प्रदेश है ऐसे। तो आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है वो किस सागर से लगी हुई है, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा। तो आप बोलोगे मैम इधर तो आपने बे ऑफ बंगाल बताया था। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किस सागर से लगी हुई है, तो हम ये तो बताने के नहीं, क्योंकि इधर तो कर्नाटक है। तो हम तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा बे ऑफ बंगाल से बताएंगे कि बे ऑफ बंगाल से लगी हुई है, और बे ऑफ बंगाल भारत के ईस्ट यानी पूर्व में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे लगी है बताओ, यहां तक बताओ मुझे। तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा आप बोलोगे मैं बंगाल की खाड़ी से। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा लिख दूं मैं, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी है, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी है। मैप मेरे को खुद डायग्राम बनाने बहुत अच्छे से आते हैं, हर चीज का डायग्राम मैं खुद बना दूंगी। मैं इतनी, मुझे आदत हो गई चीजें इतनी बनाने की कि बस क्या ही बताऊं। बंगाल की खाड़ी से एक बार तुम्हें, और ये ऐसे मैप भी दिखाऊंगी, ये तो बेशक दिखाने ही होते हैं, है ना। बंगाल की खाड़ी से, और राइटिंग बाइलिंगुअल होगा। द कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश, अब इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, है ना, कोई भी नाराजगी की कोई बात ही नहीं। द कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिख दो, एपी समझ जाओगे। हाँ थोड़ा छोटा हो रहा है, इज कनेक्टेड, वो जगह नहीं है ना। ये लिख ही दूं, कभी तुम अरुणाचल प्रदेश समझ जाओ, मुझे ना आधे बच्चों से ये बड़ा डर लगता है।
अरुणाचल प्रदेश समझ के बैठ जाता है। बताओ ये बात मैं सही नहीं कह रही हूँ, नहीं कह रही? खुद सोचो। बे ऑफ बंगाल। द कोस्टल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश इज कनेक्टेड विद बे ऑफ बंगाल। और अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन और पूछूं, आप ये आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है? अच्छा, एक बड़े से मैप में दिखाते हैं, ब्लैंक मैप में। यहाँ बच्चों आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है? बताओ कहाँ दिख रहा है वेस्ट बंगाल? आप बोलोगे हाँ मैम सही कह रही हो, हमें वेस्ट बंगाल ये दिख तो रहा है। ये है वेस्ट बंगाल, देखो ये है वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल खुद नोटिस करो कि कितने देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो आप बोलोगे मैम ये देखो, ये नेपाल देश है, ये नेपाल है, ये भूटान, ये भूटान है, और ये बांग्लादेश। तो समझ में आ गया, वेस्ट बंगाल जो है 3 देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। क्या यहां तक आपको क्लियर हुई चीजें? तो इस वाले मैप में मैंने ये बताया, तो यहां पे यही लिख देती हूँ। चलो, वेस्ट बंगाल लिखा मैंने, वेस्ट बंगाल है ये 3 देशों के साथ। 3 कौन कौन से? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पहले नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अब मैं एक बात आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताओ नेपाल के पूर्व में कौन सा स्टेट है? जरा देख के बताना कौन सा स्टेट है ये छोटू सा। ये है वेस्ट बंगाल के ऊपर ये एक छोटू सा स्टेट चमक रहा है। इसे दूसरे कलर से करते हैं जरा कलर। ये कौन सा स्टेट है? तो आप बोलोगे ये सिक्किम। तो ये सिक्किम आपको किस देश के पूर्व में मिलेगा? तो आपसे मैं ऐसी क्वेश्चन पूछूं कि सिक्किम के पूर्व में कौन है? सिक्किम के पूर्व में, सिक्किम ईस्ट में बताओ कौन सा? नहीं, नेपाल के ईस्ट में कौन सा वो है? नेपाल। नेपाल के ईस्ट में बताओ कौन सा स्टेट है? तो आप क्या बोलोगे? सिक्किम। क्या बोलोगे? सिक्किम बोलोगे। अच्छा, मैं आपसे ये बोलूं, मुझे आप ये बताओ कि भूटान के पूर्व में कौन है? कौन सा स्टेट है? तो अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से मैप से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे पूरा हिमालय है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई? यहां तक आया समझ? हम्म। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं इंडिया के नामों की। देखो, यहां तक तो आपको समझ आया? यहां तक क्लियर हुई सभी बच्चों को सारी चीजें? हम्म। अब इतना तो आप सभी बच्चों ने समझा। अब मैंने कहा मुझे बताओ इंडिया के नाम कितने हैं? बताओ कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे? इंडिया को क्या बोलते हैं? आर्यव्रत, और भारत, और नाम बोलो सब। हिंदुस्तान, और क्या नाम है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। तो नाम बताओ। आर्यवर्त,
भारत, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप, ये आपको। अच्छा, इंडिया नाम किसने दिया? तो इंडिया नाम किसने दिया? तो आप बोलोगे यूनानी, ग्रीक द्वारा दिया गया। ग्रीक द्वारा दिया गया। भारत नाम कैसे पड़ा, ये बताइए। मैं आप सभी बच्चों से अब एक क्वेश्चन कर रही हूं। नहीं, पहले तो सबसे पहले मुझे इंडिया के नाम बताओ। आप खुद ही पढ़ो, इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है, आप सभी बच्चे खुद पढ़ें, जल्दी बताओ। बताओ, बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे मैम, हम तो बात समझ ही गए हैं, हाँ जी, कि इंडिया नाम, इंडिया के कितने नाम हैं, बोलो सभी। तो यहां पर आप बोलोगे मैम, भारत है, आर्यव्रत है, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान है। और इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? यूनानी और ग्रीक्स द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया बच्चों? यूनानी और ग्रीक्स द्वारा दिया गया। अच्छा, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूं कि भारत नाम कैसे पड़ा, कोई ये बताओ। तो क्या बताओगे आप? कि मैम आर्यों के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। टाइम हो गया क्या? यहां तक ओके? बस ये पूरा कर लेते हैं, फिर मैं ऑफ कर दूंगी। सही कह रही हो, टाइम हो गया। आर्यों के शक्तिशाली, जल्दी से यहां पर लिखें, मैंने क्या बताया, तो आप क्या बोलोगे मैम? आर्यों के शक्तिशाली राजा राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ओके, और हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो आप क्या बोलोगे, ईरानियों या पारसियों द्वारा? ईरानियों या पारसियों द्वारा। जम्बूद्वीप किसमें कहा गया? तो पुराणों के द्वारा कहा गया। बौद्ध काल में कहा गया। बौद्ध काल में कहा गया। और आर्यव्रत भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। यहां तक ओके? ये बताओ, तो आप क्या बोलोगे? बाय द ईरानियन एंड द पर्शियन। पारसी, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पारसी को क्या बोलते हैं? पारसी को क्या बोलते हैं? ईरानी बोलते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, पारसी को ईरानी भी कह देते, ईरानी को पारसी भी कहते थे। पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू बोला। क्या बोला इन्होंने? पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू बोला एवं इस प्रदेश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान बताया। इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू बोला था, ये ध्यान रखना, समझे? अच्छा, इंडिया,
इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। अब जो रोमवासी थे, रोमवासी सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, रोमवासी सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, एवं उसके पूर्व में जो भारत था उसको उस भूभाग को इंडिया कहा गया। किसके द्वारा? रोमवासी द्वारा कहा गया। रोमवासियों की कहानी है। पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू बोला, तो सिंधु नदी को हिंदू एवं इस प्रदेश को हिंदुस्तान बताया। यूनानी के बारे में बताया मैंने। यूनानी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? यूनानी शब्द, इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। रोमवासी जो थे वो सिंधु नदी को इंडस एवं उसके जो पूर्व में भारत था, इस भूभाग को उन्होंने इंडिया कहा। ये आपको ध्यान रखना है। टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का। मैं इसकी इंग्लिश ना इसी में लिख दूंगी, कल बता दूंगी फिर, है ना। इंग्लिश इसी में लिख दूंगी बच्चों, ठीक है। परेशान मत होना, बोल दो यस मैम, हाँ लिख के दे देना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। कल इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा सीखेंगे, ओके। और अच्छे से बताना कि सेशन कैसा लगा। ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना कुछ क्वेश्चन। सर की क्लास का टाइम हो गया है। स्टेट बताओ हमारे कितने हैं, यूटीज बताओ हमारी कितनी है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, भारत के पूर्व में कौन सा सागर है और पश्चिम में कौन सा सागर है, ये बताइए। ये ऑफलाइन कमेंट्स के आपको आंसर है करने हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से। और भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, और लक्षद्वीप किस सागर में स्थित, ये किस सागर में है, किस सागर में। तो ये क्वेश्चन आपके ऑफलाइन कमेंट्स। बाकी अब हम कल मिलेंगे। प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा सेशन कैसे लगा। सबकी कमेंट्स पढ़ूंगी, फिर कल बताऊंगी। और बाइलिंगुअल उसको मैं लिख दूंगी, ठीक है। टाइम हो गया क्योंकि सर की क्लास का, इसलिए नहीं लिखा। जी मैम बोल देना, मिलेगी आपको जो पीडीएफ में बाइलिंगुअल लिखा हुआ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है।